Good morning, students. Today we are going to discuss our 8th chapter, that is local government. अब जो ये चैप्टर है हमारा, बेसिकली दिस इज अबाउट द पंचायत। कि इधर देखिए, एक लोग मीटिंग कर रहे हैं तो विलेज के ये लोग हैं, तो इसका मतलब ये चैप्टर जो कंसीडर करता है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट को, मतलब पंचायत को कंसीडर कर रहे हैं हम इसमें। और द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज लोकल गवर्नमेंट, जो 1992 के बाद बनी थी। अब डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट सेंटर पर हो, स्टेट पर हो, वो तो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए नेसेसरी है कि लोकल लेवल पर भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो गांव के, छोटे शहरों के, छोटे कस्बों के डेवलपमेंट वर्क फॉर देयर प्रोस्पेरिटी, फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो छोटे लेवल पर भी एक सरकार होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोकल गवर्नमेंट, उसकी स्ट्रक्चर, हाउ इट वर्क्स इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, 73 एंड 74th अमेंडमेंट क्या है, और इसके फंक्शंस क्या हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये कैसे वर्क करती है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम अगर आगे चलेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन की बात मैं कह दूं कि अब डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट सेंटर लेवल पर, जो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं कि 73, 74th अमेंडमेंट होंगे, किस तरीके से सरकार काम करेगी, तो लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो किस तरीके से, किस लेवल पर कैसे वर्क करेगी, और उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। अब है जी एग्जाम्पल, कि लोकल गवर्नमेंट के दो ब्रिलियंट एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दिए हैं, जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब एक गीता राठौड़ है, जो जमोनिया तलब, एक ग्राम पंचायत है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है, वहां की ये सरपंच हैं। अब जब वो सरपंच इलेक्ट हुई 1995 में, रिजर्व सीट पर हुई वो इलेक्ट, लेकिन 2000 में इसके बहुत अच्छा काम करने की वजह से विलेज के लोगों ने इसके अच्छे काम के लिए इसे दोबारा से इलेक्ट कर लिया। 2000 में, 1995 में बनी, 2000 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इसे दोबारा चुन दिया गया, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था। अब अगली बार इसे नॉन, कह दो कि आप नॉन रिजर्व सीट से चुना गया, क्योंकि वह जनरल के लिए सीट थी, तो वहां से भी एक हाउसवाइफ से गीता बहुत अच्छी लीडर के रूप में ग्रो किया। इसने अपनी पॉलिटिकल फार साइटेडनेस, जिसको ये कहते हैं कि इसने दूर की सोच, दूरदर्शिता का परिचय दिया, और इसने गांव की जो एनर्जी थी, गांव के जो लोग थे, उनकी हेल्प लेकर गांव के वाटर टैंक्स को रेनोवेट किया, नई स्कूल बिल्डिंग्स बनाई, फिर जो गांव के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की जो किस्से थे उनको खत्म किया, प्लस इवन गांव के अंदर आप कह दो कि जो इन्वायरमेंट था उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड किया जा रहा था, उसके खिलाफ इसने मुहिम चलाई, गांव के अंदर सड़कें बनवाई, फिर लोगों के बीच में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट की कि किस तरीके से एक इन्वायरमेंट जो है हमें प्रोटेक्ट कर सकता है आने वाली आपदाओं के खिलाफ। प्लस इसने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की, अगर हमारे वहां पर रेन वाटर है, ठीक है, टैंक्स हैं, रिवर है, उसके वाटर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और विलेज के वेलबींग के लिए किस तरीके से वाटर को यूज किया जा सकता है, इसने अलग अलग मुहिम चलाई। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है सॉरी, वो है जी एक अनदर वीमेन थी, जो वेंगे वसल विलेज तमिलनाडु की। ये एक अलग स्टोरी है, तमिलनाडु के ग्राम पंचायत की स्टोरी है ये।
कि 1997 के अंदर मैं कह रहा हूं कि 1997 के अंदर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 2 हेक्टेयर लैंड एक गांव की 71, अब जो हम यहां पर वेंगई वसल विलेज जो तमिलनाडु में, वहां पर 2 हेक्टेयर लैंड 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलॉट कर दी। लेकिन जो ये जमीन थी वो गांव के हद में थी, गांव के अंडर में थी, तो इसका मतलब सरपंच के अंडर में थी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, मतलब डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटीज थी, ऑफिसर से, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था कांचीपुरम का, उसने जो ग्राम पंचायत की सरपंच थी, ठीक है, ग्राम पंचायत थी, उसे बोला कि एक ऑर्डर पास कीजिए कि जो जमीन 2 हेक्टेयर जमीन जो हमने 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलॉट की गई है, उन्हें वो जमीन दे दी जाए, जिनकी वो जमीन है उन्हें वो जमीन दे दी जाए। तो इसके लिए इन्होंने बोला ग्राम पंचायत को, वेंगी वसल की ग्राम पंचायत को, कि आप ऐसा ऑर्डर पास करो जिससे ये जमीन उन ऑफिसर के पास चली जाए। लेकिन ग्राम पंचायत जो थी उसने ऐसा ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। तो कलेक्टर ने अपनी पावर यूज करते हुए एक ऑर्डर पास किया कि उस लैंड को एक्वायर कर लिया जाए। तो ग्राम पंचायत जो वेंगई वसल विलेज की थी, उन्होंने हाई कोर्ट जो था मद्रास हाई कोर्ट, उसमें रिट पिटीशन, रिट दायर कर दी कि ये जमीन हमारे गांव की है, लेकिन सरकारी ऑफिसर्स को अलॉट कर दी गई है। तो सिंगल जज की जो बेंच थी हाई कोर्ट की, उन्होंने जो कलेक्टर के ऑर्डर थे उनको रूल आउट कर दिया, और ये दिया कि उन्होंने कलेक्टर के ऑर्डर को मान लिया, ये माना कि जो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया वो सही है, और ग्राम पंचायत से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और आप उस जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन पंचायत ने फिर आगे जाकर पिटीशन लगा दी दूसरी डिवीजन बेंच के अंदर, दूसरी डिवीजन बेंच के अंदर इन्होंने फिर जाके अपनी ऑर्डर लगा दिए। यहां पर लिखा ये देखिए, द पंचायत अपील्ड टू द डिवीजन बेंच, उस सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ। तो जो सिंगल जज का ऑर्डर था उसको डिवीजन बेंच ने क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दी, और ये मान लिया कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो पंचायत की अधिकारों का हनन कर रहा है। मतलब जज ने ये माना, डिवीजन बेंच ने ये माना कि जो कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश हैं वो गलत हैं, वो लोकल गवर्नमेंट को काम करने से रोक रहे हैं या लोकल गवर्नमेंट के रास्ते की बाधा बन रहे हैं, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको हानि पहुंचा रहे हैं। तो एक तरीके से पंचायत ने कलेक्टर के ऑर्डर को चैलेंज किया। ये देखो यानी का द जजेस हेल्ड दैट गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड टू नॉट ओनली इंफ्रिंजमेंट ऑफ, भी उनकी पावर को ही गलत उपयोग नहीं हो रहा बल्कि उनके अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है, उनके अधिकारों को, पंचायत के अधिकारों को भी तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे करके दोनों केसेस में पंचायत ने लोगों के वेलबींग के लिए या लोगों के भले के लिए सरकार के खिलाफ वर्क किया या सरकार के साथ मिलकर वर्क किया। तो लोकल गवर्नमेंट, जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट है, वो अपने तरीके से देखती है। अब ये दोनों जो स्टोरीज हैं, अब हम देखते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट इंपोर्टेंट क्यों है। अब लोकल गवर्नमेंट लोगों के क्लोज होती हैं। अब ये जो है हमारे इंडिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो लगभग हम कह दें कि उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला वो 1993 में मिला। तो लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर, विलेज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल गवर्नमेंट
आम लोगों के क्लोज होती है। अब देखिए हर गांव के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, उनको भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोल दिया जाता है। और ये जो गांव के अंदर होती है जिसको हम पंचायत बोलते हैं, तो वो रूरल लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी के बिल्कुल निकट होती हैं, क्लोज टू ए कॉमन मैन। और लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो रोजमर्रा की, हमारी जिंदगी के जो रोजमर्रा के काम है उन्हें सुलझाती हैं, और लोकल लेवल पर आम लोगों की मुश्किलों को दूर करती हैं। और लोकल गवर्नमेंट बिलीव करती हैं कि जो लोकल नॉलेज है और लोकल इंटरेस्ट है वो जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपको मैं कह दूं कि लोकल लेवल के डिसीजन लेने हैं तो आपको लोकल लेवल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि इफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो लोगों के लिए काम करे। और लोकल गवर्नमेंट इतनी लोगों के पास होती है इसलिए कि लोगों के हित के लिए काम करती है, और लोगों के इतना पास होती है इसलिए लोकल गवर्नमेंट पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और एट लास्ट मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि ये इतनी सुविधाजनक कन्वीनियंट होती हैं, लोकल गवर्नमेंट इतनी ज्यादा कन्वीनियंट होती हैं कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी से और मिनिमम कॉस्ट पर सॉल्व कर ली जाती हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, कन्वीनियंट होती हैं। अब देखिए कि एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट, लोकल नॉलेज के बारे में पता आपको, ठीक है, हर चीज के बारे में पता तो अच्छे डिसीजन हो पाएंगे। कन्वीनियंट और इफिशिएंट, मैं पॉइंट्स ही पढ़ रहा हूं, प्लीज पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा कि कन्वीनियंट की बहुत ज्यादा सुविधाजनक और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने वाली। अब जो ये लोकल गवर्नमेंट होती है वो आम लोगों के नजदीक होते हैं, कन्वीनियंट होती है, और आम लोग इसके पास जाके अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब गीता राठौड़ की जो स्टोरी ले लीजिए, जिसने जमोनिया तालाब जो था उसका विकास करवाया। आम लोग गीता राठौड़ के पास आए, गीता राठौड़ ने आम लोगों को अपने साथ मिलाकर अपने एरिया का विकास करवाया। वैसे वेंगी वसल जो विलेज था, ठीक है, वहां की जो जमीन थी वो असल में लोगों की थी, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में जाने वाली थी। लेकिन पंचायत के द्वारा या कह दो पंचायत के द्वारा या सरपंच, जिसको हम प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज कहते हैं, सरपंच के द्वारा और पंचायत के द्वारा किए गए बहुत बड़े प्रयास, बहुत अच्छे एफर्ट्स की वजह से वो अपनी जमीन को रिटेन कर पाए। कन्वीनियंट थे, इफिशिएंट थे, वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। उन्होंने अपनी जमीन को सरकारी ऑफिसर जो थे उनके हाथ में जाने से बचा लिया। और फिर ये अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। मैं कह दूं कि गांव का ख्याल रखती है, गांव के लोगों को अपने साथ मिला के चलती है और लोगों के लिए ही वर्क करती है ये लोकल गवर्नमेंट, और वो लोगों का ध्यान रखती है गांव के पर व्यक्ति का। इसलिए हर व्यक्ति जो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, पंचायत का हिस्सा होता है। ग्राम पंचायत 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों से बनी होती है, तो उनका ही इसके द्वारा ख्याल रखा जाता है। हर मीटिंग में, पंचायत की हर मीटिंग में हर व्यक्ति को बुलाया जाता है ताकि वो गांव के विकास के लिए कुछ ना कुछ योगदान दे पाए। फिर अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी क्या है, अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। इंश्योर पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अब डेमोक्रेसी क्या, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी की बात है। अब स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग मतलब तगड़ी और वाइब्रेंट मतलब हर तरीके से लोगों को अपने साथ मिलाने वाली। लोकल गवर्नमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है लोगों का, और पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी, कि आप जवाबदेह हो कि सरकार जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी में यही है, लोकल गवर्नमेंट वही अच्छी है जो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, जो इतनी एक्टिव हो कि हर आदमी को उसका हिस्सा बनाया जाए। तो अब गीता राठौड़ की बात कर लें।
कमिटेड पार्टिसिपेशन था उसका, उसने पार्टिसिपेट किया गांव के विकास के लिए। फिर वेंगई वसल विलेज की जो ग्राम पंचायत थी उनके द्वारा किए गए प्रयास की वजह से वो अपने जमीन के अधिकारों को बचा पाए, और वो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी थी, उनकी एक जवाबदेही थी कि वो किस तरीके से जमीन को बचाते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से बनी होती है। मैं सीधी सी बताऊं, इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो लोग होते हैं वो आम नागरिक होते हैं। आम नागरिकों से लोकल गवर्नमेंट बनती है, और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है इसका, वो आम लोगों की जिंदगियों से जुड़ा होता है। ये जो भी डिसीजन लेगी लोकल गवर्नमेंट, उसका प्रभाव, उसके इफेक्ट्स आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ेंगे। तो ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी काम हो वो आम लोगों के तरीके से हो, उनमें आम लोगों को शामिल किया जाए, या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा गांव के जितना भी विकास का कार्य हो, या तो आम लोग मिलकर करें पंचायत के साथ, या पंचायत के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अब कॉमन मैन ज्यादा फैमिलियर होते हैं। अब देखिए, एक आम आदमी लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो जानता है, तो इसलिए वो अपनी समस्या कॉमन मैन लोकल गवर्नमेंट तक तो ले जा सकता है, लेकिन स्टेट लेवल नेशनल गवर्नमेंट को ये चीजें बताना बड़ा मुश्किल है, और स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट शायद ही उनकी समस्याओं पर ध्यान दे पाए। तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो ज्यादा कंसर्न्ड होती है आम आदमी के बारे में, और डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं हमारी जिंदगी पर लोकल गवर्नमेंट के। तो वही है कि लोकल गवर्नमेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे लिए अकाउंटेबल है, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके विकास कार्य करें, डेवलपमेंट करें गांव का, गांव के अच्छे भले के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द विलेज, उसके लिए वर्क करें। तो अब हमारे इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनी, और अगर हम मानेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसी थी। अब जो लोकल गवर्नमेंट है इंडिपेंडेंट इंडिया में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पहले क्या होता था, विलेज में सेल्फ गवर्निंग विलेज कमेटीज होती थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला करते थे 1952 में। तो विलेज की छोटी छोटी क्या होती थी, आप कह दो कि असेंबलीज होती थी, तो वहां पर आम लोग पार्टिसिपेट करते थे, और समय बीतते बीतते ये जो विलेज बॉडीज थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कह दो, चाहे विलेज में जो छोटी छोटी सभाएं थी, उन्होंने पंचायतों का रूप ले लिया, और ये पंचायत धीरे धीरे बड़ी पंचायत में तब्दील होगी, म्यूनिसिपैलिटीज में जो बड़े कस्बे बन गए तो वहां म्यूनिसिपैलिटीज बन गई। तो एक तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते ये आगे बढ़ती चली गई। ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो मैं यही बोल रहा था कि एंशियंट टाइम में हमारे इंडिया के अंदर सभाएं होती थी, ग्राम सभा होती थी, ठीक है, छोटी छोटी असेंबलीज होती थी। धीरे धीरे चलते चलते मॉडर्न एरा आया, तो इन्हें क्या कर दिया गया, पंचायत का नाम दे दिया गया, और बहुत बड़ी असेंबलीज बन गई। और जो ये पंचायत थी, इन्होंने अपने तरीके से विलेज का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, और जैसे ये सभाएं थी, विलेज असेंबली थी, इनके कामकाज कम थे। जैसे जैसे ये पंचायत बनी तो इनके कामकाज का जो एरिया था वो बढ़ता चला गया। अब मॉडर्न टाइम में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट जो क्रिएट की गई थी वो 1882 में क्रिएट की गई थी। वही बात है, अब मॉडर्न एरा की बात करते हैं हम कि 1900 में, पुराने समय में विलेज असेंबली थी, अब ग्राम पंचायतें हैं। तो जो ये मॉडर्न असेंबली थी, इनको पंचायतों का नाम दे दिया गया, लोकल गवर्नमेंट का नाम 1882 में। जो लॉर्ड रिपन थे भारत के, ये थे जी इंडिया के वाइस रॉय उस समय पर, उन्होंने ये पहल की कि ये लोकल बॉडीज बननी चाहिए,
और ये लोकल बोर्ड बनने चाहिए। लेकिन ये जो लोकल बोर्ड थे, इनकी धीरे धीरे इंडिया का विकास हो रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए ताकि जो लोकल बोर्ड हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, उन्हें और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। कि लॉर्ड रिपन ने बोला कि लोकल बोर्ड होने चाहिए, तो कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वर्क किया लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देने के लिए और इनका अपलिफ्टमेंट किया। अब इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हर आदमी को पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया लोकल बॉडीज के अंदर, और विलेज पंचायत बहुत सारे प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश की गई। और ये ट्रेंड, ये जो सेम तरीका है वो एक्ट ऑफ 1935 तक कंटिन्यू रहा कि इन्होंने जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर उसको बड़ा करने के लिए 1935 की जो एक्ट थी उसमें भी एक तरीके से नए नए इनिशिएटिव्स लाए। अब था जी इंडिया का जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ, अब मैं कहता हूं जी फ्रीडम मूवमेंट था जिसने भारत को आजाद करवाया। अब हम 1882, वो तो 1947 में हुआ था कि धीरे धीरे 1945 आ गया, 1947 आया। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि सरकार के पार्ट होने चाहिए, कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, की गांव तक कोई सरकार नहीं है तो गांवों की भी एक सरकार होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बेस तक जा सके। क्योंकि हमारी जो विलेज पॉलिटिक्स है वो बेस है हमारी डेमोक्रेसी का। तो इसलिए वो मानते थे कि अगर विलेज पंचायत को हम और ज्यादा कि विलेज की जो पॉलिटिक्स है उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इंडिया में जो डिसेंट्रलाइजेशन है उतना बढ़िया हो जाएगा। जितना ज्यादा हम इफेक्टिव बनाएंगे विलेज बॉडीज को उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए ऐसे तरीके अख्तियार किए जाएं कि लोकल इन्वॉल्वमेंट हो लोगों का, कि लोकल लोगों को भी सरकार का हिस्सा बनने का मौका दिया जाए। इसलिए पंचायत को एक डिसेंट्रलाइजेशन के तरीके से देखा गया। और इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है, कि अगर डेमोक्रेसी का अंग बनाना तो डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो था जी जो पावर है वो सिर्फ गवर्नर जनरल जो दिल्ली में बैठे उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि एक अश्योरेंस हो कि जैसे ही भारत आजाद हो तो एक अश्योरेंस मिले कि जो डिसीजन मेकिंग है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं जो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। कि सीधी सी बात है पावर नीचे तक जाएगी, द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी तक। तो अब क्या हुआ जी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया भारत। भारत जैसी आजाद हुआ उसके बाद भारत का संविधान बना। तो अब उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डाले गए। अब देखिए जैसे ही भारत का संविधान बना तो लोकल गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट दिए गए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को सब्जेक्ट दिए गए। क्योंकि जब संविधान बना था तब लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, तो लोकल गवर्नमेंट पहली बार वर्किंग में आई इन 1992-1993 में। तो सरकार ने कुछ सब्जेक्ट बनाए, कुछ पावर्स बनाई जो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये था, ये भी मेंशन किया गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होंगे वो देश में लागू होंगे। एक पॉलिसी होगी सरकार की, उन्हें भी लागू करना होगा। तो अब हमने चैप्टर 2 में कि हमने जो पीछे पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैं यही बता देता हूं थोड़ा सा। वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए न्याय मांग सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए सरकार के पास नहीं जा सकते। आप और एडवाइजरी होते हैं, ये
एडवाइजरी नेचर होते हैं, ये एडवाइज करते हैं सरकार को। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एडवाइजरी में होते हैं, वो क्या होते हैं, सरकार पर रोक लगाते हैं कुछ करने से, कि सरकार जो भी करेगी उसके ऊपर पहले रोक लगेगी, कहीं वो लोगों के अधिकारों को नहीं तोड़ रही। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सरकार के हाथ में होते हैं, सरकार चाहे तो लागू करे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सरकार को लागू करने ही पड़ते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक पॉलिसी के रूप में काम कर रहे थे जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए लागू किए गए थे। अब जो सब्जेक्ट अब ये फील किया गया था, सब्जेक्ट हैं जो लोकल गवर्नमेंट के, जिसमें पंचायत है, वो हमारे की पंचायत के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसे इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो हम ये ऐसा क्यों हुआ कि देखिए, जब सब्जेक्ट की बात आई तो पंचायत वाली जो विषय था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला क्या था कि भारत का 1947 में एक तो आप कह दो कि डिवीजन हुआ था, तो पार्टीशन की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ था। फिर नेहरू जी जो कहते थे कि एक्सट्रीम लोकलिज्म, की अगर हम लोकल गवर्नमेंट बना देंगे, कि बहुत ज्यादा पावर दे देंगे लोकल गवर्नमेंट को, तो इससे क्या हो सकता है, देश टुकड़ों में टूट सकता है, रीजनलिज्म प्रॉब्लम आ सकती है, कि बहुत सारे रीजन अपने आप को अलग करने की डिमांड करेंगे, ये नेहरू जी कह रहे थे। फिर दूसरा पक्ष ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा चलाई जा रही थी, वो उसके ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, वो कहते फैक्शन और जो कास्ट रिडन नेचर है लोकल सोसाइटी की। अब देखिए, एक तो गुटबाजी है लोकल एरिया में, और ऊपर से जाति प्रथा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम कि अगर ये जातिवाद बहुत ज्यादा है, और आप कह दो कि फैक्शन गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और हम लोकल गवर्नमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि किसी एक जाति, कोई एक जाति इस लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। तो हमारा जो पक्ष है लोकल गवर्नमेंट को लागू करने का, वो है जी अच्छा तरीका, कि गांव के लोगों को भी राजनीति में, देश के डेवलपमेंट में आने का मौका मिले। लेकिन अगर हम अब लागू करेंगे तो हो सकता है बड़ी जाति वाले लोग लोकल गवर्नमेंट को अपने पक्ष में कर लें, या अपने तरीके से लोकल गवर्नमेंट को चलाएं। तो किसी ने भी अब देखिए, उस समय पर किसी ने मना नहीं किया इस बात को कि लोगों को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट के मेंबर से वो चाहते थे कि विलेज पंचायत जो है हमारी डेमोक्रेसी की बेसिस होनी चाहिए, बेस बनना चाहिए इसे। तो इंडिपेंडेंस के बाद लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी बातें हुई कि लोकल गवर्नमेंट कैसी होगी, इवन नेहरू जी ने भी बोला ये बात। एंड अब कि जैसी लोकल गवर्नमेंट की बात आई तो नेहरू जी ने बढ़ावा दिया कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने बोला कि हमारा जो नोबल पर्पज है लोकल गवर्नमेंट को लागू करने का, वो गलत हो सकता है, इसलिए इस तरीके से बनाई जाए ताकि कोई एक बड़ी जाति वाला लोकल गवर्नमेंट को अपने तरीके से ना चलाए। अब आगे जी नेक्स्ट टॉपिक कि लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से आई। कि लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिला 73rd और 74th अमेंडमेंट की वजह से। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में आई थी एक्ट, इनकी वजह से लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा मिला, और बहुत सारे तरीके ऑलरेडी आ चुके थे। जब हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, उससे पहले लोकल बॉडीज बनी थी, लॉर्ड रिपन ने भी और जवाहरलाल नेहरू ने भी लोकल गवर्नमेंट की बात की थी, लोकल बोर्ड होने चाहिए। फिर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी इस चीज को बढ़ावा दिया एक्ट ऑफ 1919 और एक्ट ऑफ 1935 में कि लोकल बॉडीज होनी चाहिए। तो इस स्टेप में कि भारत में लोकल गवर्नमेंट बनेगी, पहली बार कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, जिसका मकसद क्या था, आम लोगों का विकास करना, आम लोगों को राजनीति का हिस्सा बनाना, और देश के डेवलपमेंट का उन्हें एक हिस्सा बनाना, देश के डेवलपमेंट में उन्हें साथ लेके चलना। अब 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम है, हम 3 टियर की बात करते हैं, जो
कहाँ बहुत सारे रूरल एरियाज में चल रहा था 3 टियर जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है, जो स्टेट से आंदी हुए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इन्होंने इलेक्टेड लोकल बॉडीज का जो 3 टियर सिस्टम है वो 1960 में अपना लिया था। लेकिन बहुत सारे स्टेट जो थे उन्होंने इतनी पावर्स या इतना ज्यादा पावर लोकल बॉडीज को नहीं दी, लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी इतनी ज्यादा। इन कुछ स्टेट्स ने तो 3 टियर बना दिया, लेकिन कुछ स्टेट ये बोल रहे थे कि हम इतनी पावर जितनी देनी चाहिए उतनी पावर्स नहीं देंगे लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, और वो अब देखिए वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो जी डिपेंड थी स्टेट गवर्नमेंट पर या सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपने अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कभी भी उन्हें अगर फंड की जरूरत है तो उन्हें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता या उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लोकल बॉडीज को लोकल गवर्नमेंट जो थी उन स्टेट्स में बनाई गई थी, उन्हें क्या किया गया, अब उन्हें अपनी मर्जी से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ स्टेट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट 3 टियर बनी, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी थे जहां पर लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर्स नहीं दी गई, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी मर्जी से ही लोकल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। और बहुत सारे स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए कि अपनी मर्जी से किसी को भी चुन दिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई, अपनी मर्जी से किसी को भी उस चेयर पर बिठा दिया। और बार बार जो आपके लोकल बॉडी के जो इलेक्शन थे उन्हें पोस्टपोन्ड किया गया। तो 3 टियर सिस्टम तक आज हमने पढ़ लिया है। होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो पीछे बचे हुए टॉपिक्स हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।